हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार सभी को। राम राम दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हनीश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल HR स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। साथियों, अपना जो टॉपिक चला था उसका नाम था जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। और आनुवांशिकी के बारे में जो नॉर्मल जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो अपने पिछले प्रीवियस वीडियो में पढ़ ली है। और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ दोस्तों आनुवांशिकी, जेनेटिक्स से संबंधित जो शब्दावली है, जो मेन शब्दावली आप लोगों के लिए है, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली, क्योंकि नेक्स्ट जो पॉइंट अपना आएगा वो इन शब्दावलियों के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा। तो आज अपन बात करते हैं साथियों आनुवांशिक शब्दावली। आनुवांशिक शब्दावली मतलब जेनेटिक्स को सीखने के लिए, जेनेटिक्स को याद रखने के लिए आपको कुछ विशेष इंपॉर्टेंट शब्दावली है जो आपको अच्छी तरीके से क्लियर करके रखनी है। और यदि वो आपके शब्दावली याद होगी तो साथियों जेनेटिक्स आपको मैं बहुत जल्दी सिखा दूंगा। किस प्रकार से आप जीनोटाइप निकालेंगे, किस प्रकार से फिनोटाइप निकालेंगे, किस प्रकार से एकल संकर संकरण की क्रिया होगी, किस प्रकार से द्विसंकर संकरण की क्रिया अपन संपन्न करवाएंगे। तो आनुवांशिक शब्दावली में मेरा सबसे पहला पॉइंट आता है साथियों कारक। और कारक को अंग्रेजी में कहा जाता है फैक्टर। क्या बोलोगे दोस्तों? फैक्टर या कारक। अब ये फैक्टर या कारक क्या होते हैं तो अपन इनकी बात करते हैं। ये वंशागति की इकाई होती है। वंशागति का मतलब आनुवांशिकता, वंशागति की इकाई। और क्या कार्य संपन्न होता है इन कारकों के द्वारा, तो आपको विशेष याद रखना है। आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करने का कार्य किन के द्वारा संपन्न होता है? कारकों के द्वारा संपन्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जेनेटिक्स का बेस ऐसे मान लो ये सारी की सारी शब्दावली आप लोगों की। तो कारक या फैक्टर अपन किसको बोलेंगे? ये वंशागति की इकाई है, या फिर मैं कह सकता हूं वंशागति के लिए जिम्मेदार माना गया है। इसको वंशागति के लिए क्या माना गया दोस्तों? जिम्मेदार माना गया। मतलब माता पिता से या जनक जीवों से उनके जो लक्षण होते हैं, जिनको अपन आनुवांशिक लक्षण के नाम से जानते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी किनके द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं? तो सर वो जीन के द्वारा, मतलब कि कारकों के द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं। जीन नाम तो बाद में आया है। ये कारक शब्द की अपन बात कर रहे हैं। याद रखना साथियों, कारक शब्द, कारक को फैक्टर नाम दिया जा रहा है या फिर इसे एलिमेंट भी कहा जाता है। एलिमेंट। तो ये कारक शब्द किसका दिया हुआ है आपको विशेष याद रखना है मेरे मित्रों। कारक शब्द दिया हुआ है जोहन ग्रेगर मेंडल का। और अपन बात कर चुके हैं मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से नवाजा था, तो उसी मेंडल की मैं बात कर रहा हूँ। कारक, फैक्टर या एलिमेंट शब्द किसका दिया हुआ है? मेंडल का दिया हुआ है। फिर इसी कारक को, इन्हीं कारकों को जीन शब्द किसने दिया था? जीन नाम किसने दिया था? तो आपको याद रखना है कारकों को जीन नाम देने वाले साइंटिस्ट थे साथियों जॉनसन। ये आपको जोहानसन भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जोहानसन या फिर जॉनसन। तो आपको याद रखना है कारक, फैक्टर या एलिमेंट शब्द तो दिया हुआ है ग्रेगर जोहन मेंडल का, और इन्हीं कारकों को जीन नाम किसने दिया था? तो ये आपके जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। फिर अपन बात करते हैं तो एक वैज्ञानिक और आता है मॉर्गन। और मॉर्गन की भी मैं बात करके गया था, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, प्रायोगिक आनुवांशिकी के पिता इसको माना गया था, मॉर्गन को माना गया। तो आपको क्या याद रखना है? मॉर्गन ने इन कारकों को संकेतों के रूप में प्रदर्शित किया था। संकेतों के रूप में प्रदर्शित किसने किया था दोस्तों? मॉर्गन ने किया था। अब किस प्रकार से संकेतों के रूप में प्रदर्शित किया था
जैसे अपन मटर के पौधे की लंबाई की बात करें तो लंबाई का जो प्रतीक था ये रखा इन्होंने कैपिटल टी, समझ रहे हैं, कैपिटल टी। और कैपिटल टी जो प्रतीक था वो लंबेपन का था और स्मॉल टी जो प्रतीक था वो गोलेपन का था। इसी प्रकार अपन बात करें बीज की आकृति की, मटर के बीज की आकृति की, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों पर अपने संकरण के प्रयोग किए थे। एक मटर के पौधे की लंबाई है, बीज की आकृति, तो एक बीज तो था दोस्तों गोल, जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और दूसरा मटर का बीज था झुर्रीदार, जिसे स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको हमेशा के लिए याद रखना है कारक या फैक्टर या एलिमेंट शब्द तो दिया हुआ है मेंडल का, और इन्हीं कारकों को जीन नाम किसने दिया था, जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, जीन या कारकों को संकेतों के रूप में प्रदर्शित किया था। आपको हमेशा याद रखना है कि जो जीन या कारक होते हैं वो युग्म में उपस्थित होते हैं। किसमें उपस्थित होते हैं, युग्म में। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। तो जैसे लंबाई का प्रतीक तो इसने कैपिटल टी लिखा, गोलेपन का प्रतीक स्मॉल टी रखा, फिर गोल की बात करें तो स्मॉल कैपिटल आर, जोड़ीदार की बात करें तो स्मॉल आर। तो इस प्रकार से आपको ये बायोडाटा अच्छी तरीके से याद रखना है। एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूँ, जो एलडीसी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि जीन कहाँ स्थित होते हैं, तो याद रखना मेरे साथियों, जीन गुणसूत्रों पर रेखिक क्रम में उपस्थित होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, काफी बार पेपर में पूछा जाता है जीन किन पर उपस्थित होते हैं, गुणसूत्रों पर। गुणसूत्रों पर कौन से क्रम में, सर रेखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कौन से क्रम में होते हैं दोस्तों, रेखिक क्रम में। बार बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि जीन कहाँ व्यवस्थित होते हैं, तो जीन गुणसूत्रों पर रेखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो ये शब्दावली है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दें। तो पहली जो आनुवंशिक शब्दावली के रूप में मैं लेकर के आ रहा हूँ, कारक फैक्टर वंशागति की इकाई होती है, वंशागति के लिए जिम्मेदार होती है, या अगर आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करने का कार्य किनका है, तो वो कारकों का है। कारक फैक्टर एलिमेंट नाम सबसे पहले मेंडल ने दिया था, और इन्हीं कारकों को जीन नाम किसने दिया था, जॉनसन ने दिया था, और मॉर्गन ने क्या किया, कारक या जीन को संकेतों के रूप में प्रदर्शित किया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं, तो अगली जो आपकी टर्म आती है वो है साथियों समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, जो कि मैं बाद में आपको बताऊंगा, तो आप कंफ्यूज में पड़ जाएंगे, इसलिए अपन साथ साथ इनको तैयार कर लेते हैं। समयुग्मजी होमोजाइगस, और दूसरी आती है विषमयुग्मजी हेटेरोजाइगस। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, क्या अंतर है दोनों में, बहुत सटीक से, क्योंकि आपसे कभी डेफिनेशन पूछी नहीं जाएगी, एग्जाम्पल जरूर पूछे जा सकते हैं। लक्षणों को नियंत्रित करने वाले, लक्षणों को नियंत्रित करने वाले युग्म में यदि दोनों जीन, याद रखना, दोनों जीन समान प्रकार की हो, तब तो उसे कहा जाएगा समयुग्मजी। मतलब लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जो जीनों के जो युग्म होते हैं, उस युग्म में, मैं भी आपको एग्जांपल बताऊंगा, उस युग्म में यदि दोनों जीन समान प्रकार की हैं, तब तो उसे कहा जाएगा समयुग्मजी। और लक्षणों को नियंत्रित करने वाले, सेम डेफिनेशन है, लक्षणों को नियंत्रित करने वाले युग्म में यदि दोनों जीन असमान प्रकार की हो, दोनों जीन असमान प्रकार की हो, तो उसे कहा जाता है हेटेरोजाइगस या फिर विषम युग्मजी। तो डेफिनेशन आपके समझ में आ रही होगी। लक्षणों को नियंत्रित करने वाले युग्म में जीनों का जो जोड़ा होता है, जो युग्म होता है,
उस युग्म में यदि दोनों जीन समान प्रकार के तब तो उसे समयुग्मजी कहा जाएगा, और यदि दोनों जीन अलग अलग प्रकार के तो उसे विषम युग्मजी कहा जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, मटर के पौधे की जो लंबाई है, लंबाई में एक पौधा तो लिया था मेंडल ने लंबा, और दूसरा पौधा लिया था साथियों बोना। ध्यान से सुना मेरी बात। लंबाई की बात करें तो एक पौधा लंबा था, दूसरा पौधा बोना था। ध्यान से सुनेंगे, यदि लक्षणों को नियंत्रित करने वाले युग्म में दोनों जीन समान प्रकार की हैं, ध्यान से देखना, ये शुद्ध लंबा है, दोनों जीन कैपिटल टी है, समान प्रकार की हो गई। ये शुद्ध बोना है, दोनों जीन समान प्रकार की है, स्मॉल टी। तो ये आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समयुग्मजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समयुग्मजी। ठीक इसी प्रकार अपन बात करें इसकी, तो मैंने आपको डेफिनेशन के रूप में क्या बताया, लक्षणों को नियंत्रित करने वाले युग्म में, युग्म का मतलब जोड़ा हो गया, और इसमें दोनों जीन समान प्रकार की हैं, कैपिटल टी, तो ये भी समयुग्मजी, स्मॉल टी ये भी समयुग्मजी। लेकिन यदि लक्षणों को नियंत्रित करने वाले युग्म में दोनों जीन असमान प्रकार की हैं, आप देख रहे हैं कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आ गया, तो मित्रों ये है आपका विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस, और ये दोनों कौन से हैं? समयुग्मजी। कौन से हैं दोस्तों? समयुग्मजी। इसी प्रकार अपन बीज की बात करते हैं, बीज की आकृति की बात करते हैं। देखो बाद में बहुत काम में आएंगे, मैं सीधा लिखूंगा समयुग्मजी लंबा, तो आपको समझ जाना है कैपिटल टी, समयुग्मजी बोना स्मॉल टी, विषम युग्मजी लंबा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। तो ये बातें आपको आगे याद रखनी है। बीज की आकृति में एक जो लक्षण था वो गोल था, और दूसरा लक्षण था दोस्तों झुर्रीदार। अब गोल का प्रतीक मेंडल ने लिखा कैपिटल आर, और झुर्रीदार का था स्मॉल आर। अब ध्यान से सुनेंगे आप, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलवा, लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जोड़े में यदि दोनों जीन समान प्रकार की हैं तो कैपिटल आर बताओ समयुग्मजी हुआ कि विषमयुग्मजी? दोनों जीन समान प्रकार की है तो सर समयुग्मजी हुआ। क्या हुआ? समयुग्मजी। इधर भी दोनों जीन समान प्रकार की हैं तो ये भी क्या हुआ? समयुग्मजी। लेकिन यदि मैं आपके सामने ऐसा लिख दूं तो साथियों ये क्या बन गया आपका? विषमयुग्मजी। क्या बन गया है? विषमयुग्मजी। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, लक्षणों को नियंत्रित करने वाले युग्म में दोनों जीन समान प्रकार की हैं तो उसे समयुग्मजी कहा जाएगा, और यदि दोनों जीन असमान प्रकार की हैं तो उसे विषमयुग्मजी कहा जाएगा। और एग्जांपल की बात करता हूँ, ध्यान से सुनेंगे, इधर देखना, कैपिटल वाई बताओ समयुग्मजी है कि विषमयुग्मजी? तो ये समयुग्मजी हो गया। स्मॉल वाई समयुग्मजी, लेकिन कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई आ गया तो ये हो गया मित्रों आपका विषमयुग्मजी। अब आपको याद कैसे रखना है? तो सीधा फॉर्मूला बता देता हूँ। दोनों कैपिटल लेटर, दोनों स्मॉल लेटर, दोनों कैपिटल बड़े छोटे यदि साथ में है तो वो समयुग्मजी। एक कैपिटल के साथ दूसरा स्मॉल आ गया तो दोस्तों हो गया आपका वो विषमयुग्मजी। तो आपको डाटा समझ में आ गए होंगे। लक्षणों को नियंत्रित करने वाले युग्म में दोनों जीन समान प्रकार की तो उसे समयुग्मजी कहा जाएगा, और लक्षणों को नियंत्रित करने वाले युग्म में दोनों जीन समान प्रकार के तो उसे विषमयुग्मजी के नाम से जाने। कैपिटल टी दोनों सेम समयुग्मजी, दोनों सेम समयुग्मजी, दोनों सेम समयुग्मजी, दोनों सेम समयुग्मजी, दोनों अलग विषमयुग्मजी, दोनों अलग विषमयुग्मजी, दोनों सेम समयुग्मजी, दोनों सेम समयुग्मजी, और दोनों अलग विषम युग्मजी। आप चाहे तो साथ इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी डिटेल से बता रहा हूँ, अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। तो पहला था आपका कारक, दूसरा समयुग्मजी होमोजाइगस, और तीसरा विषमयुग्मजी हेटेरोजाइगस। नेक्स्ट चौथे पॉइंट की अपन बात करें तो चौथा पॉइंट क्या आता है साथियों?
अगली जो आपकी शब्दावली आती है नंबर 4, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। और संकरण के पर बात करें तो याद रखना मेरे साथियों, विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों के बीच क्रॉस करवाने की प्रक्रिया संकरण कहलाती है। अब ये किस प्रकार से अपन इसको याद रखेंगे तो देखो, मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ। ये हो गया आपका समयुग्मजी लंबा, कैसा हो गया? समयुग्मजी, दोनों जीन समान प्रकार की हैं। इसका क्रॉस मैं करवा रहा हूँ इसके साथ, तो ये भी कैसा है? समयुग्मजी। लेकिन बोला है भाई लंबेपन का प्रतीक कैपिटल टी रखा गया है और गोलेपन का प्रतीक स्मॉल टी रखा गया है। जीन हमेशा जोड़े में होंगे तो ये साथ में आएंगे। जब इनका क्रॉस करवाया जाता है तो मेरे साथियों यहाँ जो पादप आता है वो ये आता है कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये आपको पता है क्या बना है? विषमयुग्मजी बना है। क्या बना है? विषमयुग्मजी। और ये जो प्रजाति यहाँ जो पौधा यहाँ पर प्राप्त होता है वो संकर पादप होता है। और इस देखो संकर का मतलब क्या? दोनों के देखो लक्षण आ गए इसमें। संकर पादप हुआ और इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं? संकरण की प्रक्रिया से जाना जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। आजकल मार्केट में आपने देखा होगा संकर मोठ, संकर बाजरा, संकर गवार, संकर मूंगफली, सारे के सारे बीज संकर आ चुके हैं। थोड़े दिनों में आदमी भी संकर आने वाला है, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। तो यह आपकी अगली टर्म थी हाइब्रिडाइजेशन, संकर। अब देखो संकरण किस किस प्रकार से संपन्न हो सकता है, यह आपको विशेष याद रखना है। संकरण की जो क्रिया वो किस किस प्रकार से हो सकती है। तो अगला मैं टाइप ले रहा हूं एकल संकर संकरण। एकल संकरण, इसके बाद आपका आएगा द्विसंकरण, डाइहाइब्रिड द्विसंकरण। फिर आएगा आपका त्रिसंकरण और फिर आएगा आपका बहुसंकरण। तो देखो एक, द्वि, त्रि, बहु, बहुत नॉर्मल वे में आपको समझना है। एकल संकर संकरण की क्या परिभाषा निकलती है? एक जोड़ी असमान शुद्ध लक्षणों के बीच करवाया गया क्रॉस। एक जोड़ी असमान शुद्ध लक्षणों के बीच करवाया गया क्रॉस क्या कहलाएगा? एकल संकर संकरण। द्विसंकरण में क्या हो जाएगा? दो जोड़ी, बाकी डेफिनेशन सेम रहेगी। त्रिसंकरण में क्या हो जाएगा? तीन जोड़ी। और बहुसंकरण में क्या हो जाएगा दोस्तों? तीन जोड़ी से अधिक। तीन जोड़ी से अधिक, कितने भी जोड़ी अपन लक्षण ले सकते हैं। तो ये तो है आपकी एक ही डेफिनेशन से मैंने आपको 4 डेफिनेशन क्लियर करवा दी। एकल संकर संकरण का मतलब एक जोड़ी है समान शुद्ध लक्षणों के बीच करवाया गया क्रॉस। द्विसंकरण का मतलब दो जोड़ी है समान शुद्ध लक्षणों के बीच करवाया गया क्रॉस। त्रिसंकरण का मतलब तीन जोड़ी है समान शुद्ध लक्षणों के बीच करवाया गया क्रॉस। और बहुसंकरण का मतलब बहुत सारी असमान जोड़ियों के बीच करवाया गया क्रॉस क्या कहलाएगा? बहुसंकरण। तो एक ही डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है। आपको एक जोड़ी की जगह दो जोड़ी लिखना है तो द्विसंकरण हो जाएगा, तीन जोड़ी लिखोगे तो त्रिसंकरण हो जाएगा, बहुत सारी जोड़ी लिखोगे तो बहुसंकरण हो जाएगा। जैसे मटर के पौधे की लंबाई की बात करें, मटर के पादप की लंबाई, ये एक जोड़ी लक्षण है। अब इसमें किस किस लक्षण की बात करते हैं? शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना। अब देखो मैंने क्या लिखा? एक जोड़ी। अब एक जोड़ी का मतलब लंबा भी हो गया, इसमें बोना भी हो गया। एक जोड़ी के अंदर दो कैरेक्टर आएंगे, एक लंबा है दूसरा बोना है।
असमान, अब दोनों असमान है, एक लंबा है दूसरा बौना है, लेकिन है कैसे? शुद्ध। ये भी शुद्ध लंबा और ये शुद्ध बौना, दोनों शुद्ध है ना। तो एक जोड़ी असमान, देखो एक जोड़ी का मतलब पादप की लंबाई होगी, ये एक जोड़ी लक्षण होगा इसका। 7 जोड़ी लक्षणों के बीच मैंने आपको एक टेबल करवाई थी कि मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों के बीच संकरण प्रयोग किए थे। उसमें से पहली जोड़ी की बात कर रहा हूँ, पादप की लंबाई असमान है, एक लंबा है एक बौना है, लेकिन है कैसे? शुद्ध है, एक शुद्ध लंबा है दूसरा शुद्ध बौना है। तो यहाँ से जो क्रॉस करवाया गया है वो एकल संकर संकरण है। इसकी बात करें तो यहाँ मटर के बीज की आकृति, बीज की आकृति का क्रॉस करवाया गया साथियों बीज पत्र के रंग के साथ, बीज पत्र के रंग के साथ। अब देखो बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार आपको पता चल ही चुका है, पहले मैं बता चुका हूँ, गोल और झुर्रीदार। और बीज पत्र का रंग था पीला और हरा। तो ऊपर वाले में आप देख रहे हैं 1 नंबर पे यहाँ सिर्फ मटर के पौधे की लंबाई को आधार माना है, यहाँ पर 2 लक्षण ले लिए, एक बीज की आकृति हो गई, एक बीज पत्र का रंग हो गया। तो गोल पीले का क्रॉस, गोल पीले का क्रॉस करवाया जाएगा झुर्रीदार हरे के साथ। गोल पीले का क्रॉस किसके साथ होगा? झुर्रीदार हरे के साथ। तो ये द्विसंकरण संकरण हो गया। और यदि मटर के बीज की मटर के पादप की लंबाई, बीज की आकृति और बीज पत्र के रंग, जब तीनों लक्षणों का, 3 जोड़ी लक्षणों का एक साथ संकरण करवाया जाएगा तो उसे कहा जाएगा त्रिसंकर संकरण। और यदि 3 से भी ज्यादा जोड़ी का संकरण करवाया जाता तो उसे बोला जाएगा बहुसंकर संकरण। तो बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। एकल संकर संकरण में 1 जोड़ी लेंगे, द्विसंकर संकरण में 2 जोड़ी लेंगे, बीज की आकृति होगी, बीज पत्र का रंग हो गया। त्रिसंकरण में मटर के पौधे की लंबाई भी लेंगे, बीज की आकृति भी लेंगे, बीज पत्र का रंग भी लेंगे। तो ये आपका त्रिसंकरण हो। इनसे ज्यादा यदि अपन संकरण एक साथ करवाते हैं तो वो बहुसंकर संकरण हो जाएगा। अगली टर्म की बात करें तो अगली टर्मिनोलॉजी आपकी क्या आती है, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। F1 पीढ़ी, जिसे प्रथम फीलियल भी कहा जाता है, प्रथम फीलियल पीढ़ी। दूसरी आती है आपकी F2 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी कब प्राप्त होगी और F2 पीढ़ी कब प्राप्त होगी, देखो चर्चा करते हैं। जनक पादप या जनकों के मध्य क्रॉस करवाने पर उत्पन्न पीढ़ी कौन सी पीढ़ी कहलाती है? F1 पीढ़ी कहलाती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ये कैपिटल टी जनक है, आप इसको नर मान सकते हैं, आप इसको मादा मान सकते हैं। इसका क्रॉस स्मॉल टी के साथ होगा। भाई ये भी क्या है? जनक है, और ये भी क्या है? जनक है। आप इसको नर मान सकते हो, इसको मादा मान सकते हो। जब इनके बीच क्रॉस करवाया जाएगा तो पादप जो आएगा वो ये प्राप्त होगा। ये कैसे प्राप्त होगा? अपन जब मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तब आपको मैं समझा दूंगा। तो ये भी जनक है, ये भी जनक है, ये माता है, ये पिता है। माता पिता के बीच जो संतान पैदा होगी वो पहली पीढ़ी होगी। कौन सी पीढ़ी होगी? इसे कहा जाएगा F1 पीढ़ी का पादप, F1 पीढ़ी का पादप। और F1 पीढ़ी के जैसे यहाँ पर चारों के चारों पौधे सेम मिलते हैं, आपको आगे संकरण में बताऊंगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। F1 पीढ़ी में 4 प्लांट प्राप्त होंगे। और यदि इनमें से किन्हीं भी 2 के बीच क्रॉस करवा दिया तो कौन सी पीढ़ी आएगी? F2 पीढ़ी आएगी। जैसे अपन नॉर्मल बहुत बार बात करते हैं कि फलाने आदमी ने अपनी 7 पीढ़ियों तक का जुगाड़ कर दिया, बहुत पैसा कमाया उसने, 7 पीढ़ियां बैठे बैठे ही खाएंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बैठा बैठा कोई नहीं खाता है, सामान पूरा हो जाता है। कमाना तो पड़ेगा ही इंसान को। जैसे फिलहाल के कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान लोगों का रियल में पता भी चला है कि कौन किसका सच्चा मित्र है। समझ रहे हैं मेरी बात को?
तो आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे वापस इसको, जनक जीवों के बीच क्रॉस करवाने पर, जैसे दादा दादी के बीच क्रॉस हुआ तो पिताजी पैदा हुए। समझ में आ रही मेरी बात? पिताजी है वो कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी है। और पिताजी और मम्मी के बीच जब क्रॉस हुआ तो दूसरी पीढ़ी के बच्चे पैदा हुए, वो कौन सी पीढ़ी? F2 पीढ़ी। ऐसे ऐसे ये पीढ़ियां चलती ही जाती हैं। तो आप उधर से, यदि इधर से आपको समझ में नहीं आया तो आप ऐसे घरेलू एग्जाम्पल लेकर के इसको अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हो। तो जनक जीवों के बीच जब क्रॉस हुआ तो जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसे प्रथम फिलियल F1 पीढ़ी कहा जाता है, और जब F1 पीढ़ी के पादपों के बीच क्रॉस करवाया गया तो F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। इसी के साथ देखो साथियों, दो लक्षण आते हैं। एक आता है प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण, और दूसरा आता है अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, ध्यान से सुनेंगे। ये पौधा कैसा है? शुद्ध लंबा। ये कैसा है? शुद्ध बोना। लेकिन जो पौधे यहाँ पर प्राप्त हुए वो विषम युग्मजी लंबे हैं, अशुद्ध लंबे हैं। समझना ध्यान से, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि फिर जब अपन मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो इतनी माथापच्ची आपको नहीं करनी पड़ेगी, ना मेरे को करनी पड़ेगी। तो ये शुद्ध लंबा, समयुग्मजी लंबा, समयुग्मजी बोना। तो समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बोने के बीच जब क्रॉस हुआ तो सारे के सारे चार पौधे विषम युग्मजी लंबे प्राप्त हुए। अब ध्यान से सुनिए आप, यही तो पौधे हैं ना सारे। F1 पीढ़ी में चारों के चारों पौधे कैसे मिले? ये वाले मिले। तो इसमें जो कैपिटल T है वो साथियों प्रभावी लक्षण होता है। ये बात आपको विशेष याद रखनी है। कैपिटल जो लेटर है वो हमेशा ही प्रभावी लक्षण होगा, और स्मॉल जो लेटर वो हमेशा ही कैसा होगा? अप्रभावी लक्षण होगा। कैसा लक्षण होगा? अप्रभावी लक्षण। जैसे इस प्लांट का नाम अपन क्या लिख रहे हैं? विषम युग्मजी लंबा, विषम युग्मजी लंबा। ये लंबा तो है लेकिन लंबे से जो पूरा लंबा था उसे थोड़ा छोटा है। तो कैपिटल T स्मॉल t प्रभावी लक्षण, इनके अपन बात करें। कैपिटल T तो हो गया प्रभावी लक्षण और स्मॉल t हो गया आपका अप्रभावी लक्षण। तो आपको डेफिनेशन किस प्रकार से क्लियर करनी है? कौन सी पीढ़ी के पादप है साथियों? F1 पीढ़ी के ना सारे। भाई जनकों के बीच क्रॉस करवाया तो कौन सी पीढ़ी आई? F1 पीढ़ी आई। और F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं, जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहा जा रहा है। जैसे ये F1 पीढ़ी का पौधा कैपिटल T वाला जो लक्षण है वो प्रभावी लक्षण है, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं वो कौन सा होगा साथियों? आपका अप्रभावी लक्षण। तो ये डाटा आपको याद रखना है, समझ में आ रहे होंगे। अगले जो टर्मिनोलॉजी के पर बात करें तो अगली जो टर्म अपनी आती है, दो विशेष पॉइंट और बच गए आपके। एक फिनोटाइप आता है, एक जीनोटाइप आता है। लक्षण प्ररूप अनुपात और जीन प्ररूप अनुपात। ध्यान से देखेंगे, अगली टर्म आपकी लक्षण प्ररूप अनुपात, फिनोटाइप, और दूसरी टर्म आती है आपकी जीन प्ररूप अनुपात, जीन प्ररूप अनुपात, और ये होता आपका जीनोटाइप। किस प्रकार से आपको निकालना है ये अपन संकरण में पढ़ लेंगे, फिलहाल आपको इनके बारे में जानना है। तो किसी भी पादप की बाह्य आकारिकी, उसका बाह्य स्वरूप, बाहरी लक्षण, वो बाहर से कैसा दिख रहा है, उसकी आकारिकी कैसी है, रंग कैसा है, फली की आकृति कैसी है, बीज की आकृति कैसी है, लंबा है कि बोना है। तो किसी भी प्लांट की बाह्य जो आकारिकी है, बाह्य जो उसका स्वरूप है, वो उसका अनुपात जब अपन निकालते हैं तो उसे कहा जाता है फिनोटाइप। और याद रखना, लक्षण प्ररूप का आनुवांशिकी संगठन ये कहलाता है मित्रों आपका जीनोटाइप।
और यहाँ से पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किस प्रकार से आते हैं बात करेंगे साथियों पर। यह आपकी जेनेटिक्स की कुछ मेन शब्दावली थी। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आप उनको समझ पाएंगे। अब आपको समझने में किसी भी प्रकार की पीड़ा का अनुभव नहीं होगा, आप आराम से जेनेटिक्स को समझ पाएंगे। तो आप देखो, मैं लेकर के चलता हूँ आपके सामने। सबसे पहले अपन लेंगे दोस्तों एकल संकर संकरण। ध्यान से सुनते जाना। एकल संकरण, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब देखो, एकल संकरण में मेंडल ने आधार किसको बनाया, आपको ये बातें विशेष याद रखनी है। मटर के पादप की लंबाई को आधार बनाया। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैक्ट वाले पॉइंट है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे आपके। कोशिश करूंगा कि आप बहुत जल्दी इनको कैच कर पाए। तो एकल संकर संकरण की डेफिनेशन तो अपन पढ़ ही चुके हैं थोड़ी देर पहले। एक जोड़ी असमान शुद्ध लक्षणों के बीच करवाया गया क्रॉस क्या कहलाता है मित्रों, एकल संकर संकरण कहलाएगा। एक जोड़ी असमान शुद्ध लक्षणों के बीच करवाया गया क्रॉस क्या कहलाएगा, एकल संकर संकरण कहलाएगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का किसको आधार बनाया, मटर के पादप की लंबाई को आधार बनाया। देखिए पॉइंट को कैच करना है। और मटर के पौधे की जो लंबाई है वो दो थी, आपको पता चल गया। एक लंबा पौधा था और दूसरा बोना पादप। तो बोने का प्रतीक तो क्या लगा, कैपिटल टी। और लंबे का प्रतीक तो क्या लगा, कैपिटल टी। और बोने का प्रतीक क्या रखा, स्मॉल टी। आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो गए यहाँ से। एक जोड़ी असमान शुद्ध लक्षणों के बीच करवाया गया क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एकल संकर संकरण में मेंडल ने किसको आधार बनाया, मटर के पादप की लंबाई को आधार बनाया। लंबाई में दो लक्षण है, एक लंबा एक बोना। लंबेपन का प्रतीक कैपिटल टी, बोनेपन का प्रतीक स्मॉल टी। अब ध्यान से सुनेंगे, असमान तो हैं, लंबे और बोने तो हैं, लेकिन हैं कैसे दोस्तों, शुद्ध हैं। कैसे हैं, शुद्ध हैं। तो अब अपन क्रॉस करवाते हैं। देखो, समयुग्मजी लंबे का क्रॉस किसके साथ होगा, समयुग्मजी बोने के साथ होगा। समयुग्मजी लंबे का क्रॉस किसके साथ होगा, समयुग्मजी बोने के साथ होगा। ये आपको विशेष पॉइंट याद रखना है। अब पता चल ही चुका आपको समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में क्या अंतर था। समयुग्मजी में दोनों जीन क्या होंगी दोस्तों, समान प्रकार की होंगी। और विषमयुग्मजी में क्या होगा, दोनों जीन असमान प्रकार की होंगी। देखना मित्रों ध्यान से, समयुग्मजी में दोनों जीन समान प्रकार की हैं। तो दोनों जीन देखो, लंबेपन का प्रतीक कैपिटल टी, समयुग्मजी का मतलब दोनों कैपिटल। समझना, धीरे धीरे समझा रहा हूँ। लंबे का मतलब कैपिटल टी लिखा हुआ, देखो लंबे का प्रतीक कैपिटल टी, टालर बड़ा टी। और ये हो गया दूसरा छोटा टी, जिसको अपन स्मॉल टी कह सकते हैं। समयुग्मजी दोनों जीन समान प्रकार की, बोने का प्रतीक स्मॉल टी। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया जीन हमेशा जोड़े में आता है। समयुग्मजी स्मॉल टी, इनका क्रॉस करवाएंगे। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ होगा अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन की परिभाषा में आपको रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में बता चुका हूँ। यदि पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या से आधी हो जाए, एक कैपिटल टी इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। इसी प्रकार स्मॉल टी, और ये कहलाते हैं मित्रों युग्मक, ये भी कहलाते हैं। और युग्मकों
के मिलने की जो क्रिया है, युग्मकों के संलयन की जो क्रिया उसको निषेचन कहा जाता है। अब क्रॉस करवाएंगे, देखो इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ रहे ना, बहुत नॉर्मल सी बात है। इसका क्रॉस दोनों के साथ हो गया, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। कौन सी पीढ़ी आई मित्रों? F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी आई? F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी में जो चारों पौधे आपको दिख रहे हैं ये कैसे हैं सर? ये विषम युग्मजी हैं, विषम युग्मजी। भाई ये दोनों जीन समान प्रकार की समयुग्मजी हो गए या अलग अलग जीन होगी? विषम युग्मजी हैं। कैसे? लंबे हैं। कैसे हैं? लंबे पौधे हैं। और यहाँ से मेंडल ने आनुवांशिकता का पहला नियम दिया था, ये और भी इम्पोर्टेंट, आनुवांशिकता का प्रथम नियम। कौन सी पीढ़ी पर आधारित? F1 पीढ़ी पर आधारित। नियम का नाम क्या है? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने आनुवांशिकता वंशागति का प्रथम नियम किस संकरण के आधार पर दिया? एकल संकर संकरण। किस पीढ़ी के आधार पर? F1 पीढ़ी के आधार पर। कौन सा नियम है? प्रभाविता का नियम है। क्या बोलता है नियम? ध्यान से सुनना। दो लक्षण अभी मैंने आपको बताए, एक प्रभावी लक्षण, दूसरा अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या थे मित्रों? ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं, प्रभावी लक्षण। तो कौन सा प्रभावी है? लंबेपन का प्रतीक, मतलब कैपिटल टी वाला प्रभावी। और बोनापन क्या है दोस्तों? बोनापन स्मॉल टी वाला अप्रभावी लक्षण है। तो ये इधर जो मैं साइड पे लिख रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार फटाक से इसको वापस रिपीट करते हैं। एकल संकर संकरण मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो एक जोड़ी असमान शुद्ध लक्षणों के बीच करवाया गया क्रॉस एकल संकर संकरण। किसको आधार बनाया? मटर के पौधे की लंबाई को। एक लंबा रखा जिसका प्रतीक कैपिटल टी, दूसरा बोना लक्षण था जिसका प्रतीक स्मॉल टी था। समयुग्मजी लंबे का क्रॉस समयुग्मजी बोने के साथ हुआ। लंबे का प्रतीक कैपिटल टी, समयुग्मजी का मतलब दूसरा भी कैपिटल टी। बोने का मतलब स्मॉल टी, समयुग्मजी का मतलब दूसरा भी स्मॉल टी। अर्धसूत्र विभाजन होगा, संख्या आधी आधी होगी। ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी युग्मक हो गए। और युग्मकों के बीच जब क्रॉस हुआ, संकरण निषेचन की क्रिया हुई, तो सारे प्लांट देखो सेम ही आए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आए ना सेम। कौन सी पीढ़ी है साथियों? F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी में सारे पौधे कैसे मिले? विषम युग्मजी लंबे मिले, जिनको अपन कह सकते हैं शुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे। इनको अपन कह सकते हैं शुद्ध लंबे, शुद्ध लंबा। और ये हो गया आपका शुद्ध बोना। और इस F1 पीढ़ी के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता का पहला नियम दिया जिसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है। और प्रभाविता के नियम में आपको दो लक्षण याद रखना है, प्रभावी और अप्रभावी। ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। लंबेपन का जो लक्षण वो प्रभावी था और बोनेपन का लक्षण क्या था दोस्तों? अप्रभावी। अब मेंडल के दिमाग में एक विशेष विचार आया कि मैंने समयुग्मजी लंबे का क्रॉस समयुग्मजी बोने के साथ करवाया है, तो सारे पौधे लंबे ही कैसा है? बोना लक्षण कहा गया। बोना लक्षण है प्रभावी क्यों हुआ? तो बार बार इनके दिमाग में विचार आए और उन विचारों के ऊपर इन्होंने अमल किया। और अमल करने के बाद साथियों इन्होंने F1 पीढ़ी के पादपों के बीच दोबारा क्रॉस करवाया। कौन सी पीढ़ी के पादपों के बीच दोबारा क्रॉस करवाया? F1 पीढ़ी के पादपों के बीच। किस प्रकार करवाया? ध्यान से सुनना। F1 पीढ़ी के पादप, और F1 पीढ़ी के 4 पादप थे। कैसे? ये वाले अभी आए ना नीचे 4 प्लांट अपन ने निकाले थे। कैसा है ये? विषम युग्मजी लंबे थे, विषम युग्मजी लंबे। तो प्लांट कितने थे? 4, और चारों सेम थे। चारों में से 2 उठाने अपन को, कोई से भी उठा लो, नो प्रॉब्लम। विषम युग्मजी
लंबे का क्रॉस विषम युग्मजी लंबे के साथ ही करवाएंगे, क्योंकि चारों पौधे कैसे हैं, विषम युग्मजी लंबे ही है। कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, भाई ऐसे ही तो पौधे हैं सारे एफन पीडी में, चारों प्लांट कैसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले। वही अर्धसूत्री विभाजन कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो थोड़ा फास्टली चलाओ, इसका क्रॉस इसके साथ करवाया कैपिटल टी कैपिटल टी, इसका क्रॉस इसके साथ करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी। याद रखना कैपिटल लेटर पहले लिखना हमेशा, सॉरी थोड़ा सा वापस चेंज करते हैं। देखो इसका क्रॉस इसके साथ करवाया कैपिटल टी कैपिटल टी, इसका क्रॉस इसके साथ करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ में आ रहा है, ए का क्रॉस दोनों से हो गया, अब इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे स्मॉल टी स्मॉल टी। कौन सी पीढ़ी आई मित्रों, F2 पीढ़ी। कैसे आई, F1 पीढ़ी के पादपों के बीच, जब जनक पादपों के बीच क्रॉस करवाया तो F1 पीढ़ी आई, और F1 पीढ़ी के पादपों के बीच क्रॉस करवाया तो कौन सी पीढ़ी आ गई, F2 पीढ़ी आ गई। अब देखो ये पौधे कैसे हैं, बताओ कैसा है, शुद्ध लंबा है ना, अरे समयुग्मजी लंबा है ना। ये दोनों पौधे कैसे हैं, सब समयुग्मजी लंबे हैं। ये पौधा कैसा है, शुद्ध बोना है। तो मेंडल के दिमाग में जो विचार आया कि बोना लक्षण कहाँ गया, तो F1 पीढ़ी के पादपों के बीच जब दोबारा क्रॉस करवाया गया तो F1 पीढ़ी में तो बोनेपन का लक्षण प्रभावी था, लेकिन वापस F2 पीढ़ी में क्या हो चुका है, प्रभावी हो चुका है। अब यहाँ से निकाला जाता है एक पॉइंट आता है लक्षण प्ररूप अनुपात। लक्षण प्ररूप अनुपात जिसे अपने नाम दिया है फिनोटाइप। फिनोटाइप किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यान से सुनते जाना। दूसरा है जीन प्ररूप अनुपात, जीन प्ररूप अनुपात, जीनोटाइप। देखो साथियों निकाल के बताता हूँ किस प्रकार से। अभी अपने पढ़ा है लक्षण प्ररूप अनुपात एक पौधे की बाह्य आकारी की उसका बाह्य स्वरूप होता है। तो आपको F1 पीढ़ी में कितने पौधे मिले, 1 2 3 4। बताइए क्या चारों पौधे सेम हैं। बाह्य आकारी की बात करूं तो ये पौधा भी लंबा है ना, लंबा, ये भी लंबा है और ये भी लंबा है, लेकिन ये कैसा है, बोना है। ध्यान से सुनना, ये आपका समयुग्मजी लंबा, ये दोनों भी समयुग्मजी लंबे हैं, तो लंबे, लेकिन ये समयुग्मजी के बराबर नहीं है। समयुग्मजी की जो जितनी हाइट है उससे थोड़ी कम हाइट के पौधे थे। तो 1 लंबा 2 लंबा 3 लंबा, 3 तो लंबे रे बोना, भाई आकारी की होगी ना। तो 3 पौधे तो कैसे हैं, लंबे पौधे तो कितने हैं दोस्तों, 3, और बोने पौधे कितने हैं, सर 1 ही है। देखो 3 और 1 कितने हो गए, 4 पौधे आपके पास। तो किसी भी पौधे की बाह्य आकारी की उसके बाह्य स्वरूप की बात करें तो उसको लक्षण प्ररूप कहा जाता है, उसको फिनोटाइप कहा जाता है। 1 2 3 पौधे लंबे हैं और 1 पौधा बोना, आपको साफ साफ दिख रहा है। जीन प्ररूप की बात करें तो लक्षण प्ररूप, ये जो लक्षण प्ररूप अपने निकाला है इसका आनुवंशिक संगठन क्या है, ध्यान से देखेंगे। कैपिटल टी वाले कितने पौधे आपके पास, एक ही पौधा है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं, 2 हैं, और स्मॉल टी वाले कितने हैं, तो ध्यान से सुना, एक पौधा है शुद्ध लंबा, ये वाला मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, अनुपात शुद्ध लंबे कितने हैं, शुद्ध लंबे पौधे हैं साथियों 2, ये वाले, और एक पौधा है आपके पास शुद्ध बोना, एक, और ये आपका, तो ये आपका हो गया 1:2:1 तो हो गया इसका जीनोटाइप, और 3:1 हो गया इसका फिनोटाइप। और इसके आधार पर ध्यान से सुनना, इस F2 पीढ़ी के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता का दूसरा नियम दिया, और उस दूसरे नियम का नाम दोस्तों आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। F1 पीढ़ी के आधार पर नियम दिया गया प्रभाविता का, और द्विसंकरण की F2 पीढ़ी के आधार पर दूसरा नियम दिया गया जिसको अपन 3 नाम से जानेंगे, युग्मकों की शुद्धता का नियम।
पृथक्करण का नियम, या फिर इसे कहा जाता है विसंयोजन का नियम। विसंयोजन का नियम। तो तीनों में से पेपर में आपको कोई सा भी नाम मिल सकता है। वो साफ साफ क्वेश्चन डालेगा कि युग्मकों की शुद्धता का नियम एकल संकर संकरण की किस पीढ़ी पर आधारित है। तो साथियों वो है आपकी F2 पीढ़ी, युग्मकों की शुद्धता का नियम, जिसका दूसरा नाम पृथक्करण का नियम, तीसरा नाम विसंयोजन का नियम। तो ये था दोस्तों आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये वाले क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा, एकल संकर संकरण की F2 पीढ़ी का जीनोटाइप क्या था। तो जीनोटाइप है 1:2:1 और फिनोटाइप आता है साथियों 3:1। लक्षण प्ररूप अनुपात 3:1 है और जीन प्ररूप अनुपात ये जीनोटाइप इसका 1:2:1 है। उम्मीद करता हूँ कि साथियों बहुत अच्छी तरीके से आप इनको क्लियर कर पाए होंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ HR स्टडी पॉइंट के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट दें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।